We have already covered two principles of management, that is division of work and authority and responsibility. Let's start with the third principle of management, and that is discipline. ठीक है, तो बेटे according to Fayol, discipline means sincerity about the work and enterprise. डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं है कि कोई chaos नहीं, confusion. डिसिप्लिन मीन्स सिंसियरिटी होनी चाहिए अपने काम के बारे में. You have to carry out the orders and instructions of the superiors. This is discipline, to carry out the orders of the superiors, right? And to have faith in the policies and programs of the organization. Employees should have proper faith on the policies and programs of the ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, एंड फ्योल कहता है कि अगर कोई भी वर्कर डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करता है, he does not advocate fine, he is not in favor of fine, suspension or dismissal of the workers for not maintaining discipline or for maintaining discipline. He says that punishments should be rarely awarded, right? So a well disciplined workforce is essential for improving the quality as well as quantity of the production. फ्योल कहता है कि अगर आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन की आउटपुट बढ़ानी है, उसके साथ साथ क्वालिटी भी बढ़ानी है, तो there should be discipline among the workers. So discipline means sincerity about the work, carrying out the instructions of the superiors, obeying them, and having faith in the policies and programs of the institution. All right, moving ahead to another principle of management. According to Fayol, there should be unity of command. Unity of command means that every employee should receive orders and instruction from one boss. ठीक है, एक ही बॉस से हमें ऑर्डर्स मिलने चाहिए, इंस्ट्रक्शंस मिलनी चाहिए, and that employee should be accountable to him only. ठीक है, तो कई बार ऐसे होता है ना, ये एम्प्लॉई है तो ये इसको ये बॉस है, ये दो सुपीरियर हैं, ठीक है, ए एंड बी. ए भी इसको ऑर्डर कर रहा है, बी भी इसको ऑर्डर कर रहा है. अब इसको एम्प्लॉई को समझ में नहीं आता है, ये ई एम्प्लॉई है, इसको समझ में नहीं आता है कि ए की बात माने या बी की बात माने. ठीक है, तो यहां पर क्या है, यहां पर बेटे यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है. क्यों? क्योंकि यहां पे दो बॉस हैं. यूनिटी ऑफ कमांड मींस दैट देयर शुड बी वन बॉस. एवरी एम्प्लॉई शुड रिसीव ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम वन बॉस ओनली एंड ही शुड बी अकाउंटेबल टू दैट ओनली. तो अगर ये ई है, ई के ऊपर या तो सिर्फ ए होना चाहिए या सिर्फ बी होना चाहिए. अगर ए इसको इंस्ट्रक्शंस दे रहा है तो ई ए को ही अकाउंटेबल होगा. He will be answerable, he will be accountable, he will be responsible only to A. So there should be unity of command. अगर ये प्रिंसिपल वायलेट होता है, यानी अगर एक से ज्यादा बॉस एम्प्लॉय को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, तो देयर विल बी कंफ्यूजन एंड इनडिसिप्लिन. ई को समझ में नहीं आएगा वो किसकी बात माने, कंफ्यूजन रहेगा, इनडिसिप्लिन रहेगी. Then there will be duplication of work, काम डुप्लीकेट हो सकता है. Then there will be overlapping of orders and instructions. A कुछ कह रहा है, B कुछ कह रहा है, ठीक है, तो इनकी ऑर्डर्स जो A कह रहा है वो B से बिल्कुल उलट है. ठीक है, मेरे को आके बोला गया आप इस रूम में आके क्लास ले लो, मुझे A ने बोला कि आप रूम नंबर 2 में क्लास ले लो, B ने मेरे को बोला आप रूम नंबर 4 में जाके क्लास लो. ठीक है, अब मैं अगर 2 में दे रही हूँ, क्लास ले रही हूँ, तो बी जो मेरा बॉस है इसने 4 में देखा कि आई एम नॉट प्रेजेंट, ही वुड अज्यूम कि ये मैम ने क्लास ही नहीं ली. ठीक है ना, दिस इज यूनिटी ऑफ कमांड बीइंग वायलेटेड. दिस वुड लीड टू ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शन. दूसरा बेटे, इट विल ऑल्सो लीड टू डिसओबेइंग ऑफ ऑर्डर्स. अगर मैं ए की बात मानूंगी तो ऑब्वियसली बी की नहीं मान रही, बी की मानूंगी तो ऑब्वियसली मैं ए की नहीं मान पाऊंगी. ठीक है, तो डिसओबेइंग ऑफ ऑर्डर्स हो जाएगा. ठीक है, एंड एम्प्लॉइज कैन आल्सो एस्केप देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी.
ई मानेगा, मैं ए को बोल दूंगी कि मैं बी के ऑर्डर्स फॉलो कर रही थी, बी को बोल दूंगी मैं ए के ऑर्डर्स फॉलो कर रही थी। तो एम्प्लॉय में एस्केप द रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जैसे जिस इंस्टीट्यूशन में बेटे एक एम्प्लॉय के ऊपर एक से ज्यादा बॉस है, वहां पे डिसरिस्पेक्ट भी होती है ऑफिस की, काम की। हमें लगेगा अरे इनको खुद को ही नहीं पता किसने किसको ऑर्डर देने हैं, सो डिसरिस्पेक्ट इज देयर। ऑन द अदर हैंड, अगर इंस्टीट्यूशन में यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है बेटे, तो इसके कुछ बेनिफिट्स रहेंगे। क्या बेनिफिट्स रहेंगे? ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस ऑफ एवरी बॉस विल बी ऑनर्ड। अगर मेरे ऊपर ए बॉस है और ए ई को इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, इसी तरह बी के नीचे सी एम्प्लॉय है, ये सी को इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, ई विल हैव टू कैरी आउट द इंस्ट्रक्शंस ऑफ ए, C will have to carry out the instructions of B. So orders and instructions of every boss will be honored, or will be honored. Then employees, they will receive exact order, तो कोई confusion नहीं होगा, ठीक है, कोई वो chaos नहीं होगा। And we can also fix responsibility in case of default. अगर E कोई काम नहीं करता है तो हम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर सकते हैं। ए कह सकता है भी मैंने तेरे को ये काम किया, कहा था, तूने कंप्लीट नहीं किया, नाउ यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉट कंप्लीटिंग दिस टास्क, है ना। अगर यूनिटी ऑफ कमांड नहीं था तो मैंने क्या सोचा था, मैं ई हूं सपोज करो, मैंने सोचा था बी बोलेगा तो मैं बोलूंगी मैं ए का काम कर रही थी, ए बोलेगा तो मैं बोलूंगी बी का काम कर रही थी। बट नाउ व्हेन यूनिटी ऑफ कमांड इज देयर, यू कैन फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इन केस ऑफ डिफॉल्ट, and you can also achieve predetermined objective, and there will be no duplication of work. हर एक कोई अपना काम आराम से करेगा, कोई भी काम डुप्लीकेट नहीं होगा। This is what we mean by unity of command, one person, one boss. Is it clear? If you have any doubts, you can ask. Okay, let's move ahead with unity of direction. ठीक है, अब unity of direction का मतलब है बेटे one head, one plan. One head, one plan, which means that group efforts जो हैं on a particular plan, they should be led and directed by a single person. एक प्लान एक हेड होना चाहिए। अगर ये कुछ एम्प्लॉइज हैं, ठीक है, इनको एक डायरेक्शन की तरफ जाना है, लेट्स से दे आर ऑल मूविंग टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन, सो ऑल द ग्रुप एफर्ट्स, दीज शुड बी हेडेड बाय एंड दिस शुड बी लेड बाय वन ग्रुप, वन लीडर, वन हेड। ठीक है, एक प्लान है, ये डिफरेंट एम्प्लॉइज कैरी आउट कर रहे हैं एक प्लान को, दिस शुड बी लेड बाय वन हेड। One plan should be led by one head. ठीक है, एक प्लान और एक हेड होना चाहिए, which means that the group efforts on a particular plan, they should be led by, they should be directed by a single person. Now what this will lead to effective coordination of individual efforts and energies. You have read about coordination. Excuse me. So बेटे you have read about coordination. बिना coordination के हम ग्रुप एफर्ट्स को एक सिंगल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने की तरफ नहीं लेके जा सकते। So going by that only, one head one plan. यानी अगर एक प्लान एक हेड कैरी आउट करेगा तो इससे इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन हो जाएगी इंडिविजुअल एफर्ट्स की और एनर्जीज की। ठीक है, so this will bring about uniformity in the work of same nature. ठीक है, जब when one plan is carried out by one head, it leads to uniformity in the work of same nature. एक तरह का जो काम कर रहे हैं एम्प्लॉइज, उनमें यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी। ठीक है, so this is what we mean by unity of command and unity of direction. You may be asked to differentiate between unity of command and unity of direction. So बेटे क्या डिफरेंस है? Unity of command का गाइडिंग प्रिंसिपल क्या है? One subordinate, one boss.
एक subordinate का एक ही बॉस होना चाहिए। और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन लिख लो, चाहे one subordinate, one boss. This is the guiding principle of unity of command, whereas the guiding principle of unity of direction is one head, one plan, right? Next, aim. Aim क्या है यूनिटी ऑफ कमांड की? हम क्यों चाहते हैं कि हर इंस्टीट्यूशन यूनिटी ऑफ कमांड फॉलो करे, यानी एक सबॉर्डिनेट को एक ही बॉस ऑर्डर करे, so as to avoid duplication of work, so as to avoid overlapping, so as to avoid confusion and to fix the responsibility. अगर यूनिटी ऑफ कमांड वायलेट होता है, तो अगर ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होता है, तो आप किसी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं फिक्स कर सकते, ठीक है? ऑन द अदर हैंड, अगर यूनिटी ऑफ कमांड फॉलो हो रहा है, यू कैन अवॉइड डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, you can avoid confusion, overlapping of work, and you can also fix responsibility. Whereas unity of direction बेटे की aim क्या है? Its aim is to bring about coordination in the group efforts. ठीक है, ये जो ग्रुप है इनके एफर्ट्स में कोऑर्डिनेशन लेके आनी है और काम में यूनिफॉर्मिटी लेके आनी है, ये एम है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन की, ठीक है? देन अनदर पॉइंट ऑफ डिफरेंस कैन बी एम्फसिस। जो यूनिटी ऑफ कमांड है वो किसके ऊपर एम्फसाइज करता है? इट एम्फसाइज ऑन द नीड फॉर द सबऑर्डिनेट टू बी अकाउंटेबल टू द बॉस। ये किसके ऊपर फोकस करता है, स्ट्रेस करता है, एम्फसाइज करता है कि सबऑर्डिनेट जो है ना, उसको बॉस की तरफ अकाउंटेबल होना चाहिए। तो उसकी अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करने के लिए सबऑर्डिनेट के ऊपर एक ही बॉस होना चाहिए। अगर एक सबऑर्डिनेट के ऊपर एक बॉस है ना, तो वो अकाउंटेबल रहेगा। अगर हम चाहते हैं भी अकाउंटेबिलिटी हो, हर लोग अपने एक्शंस की जिम्मेवारी ले, अकाउंटेबिलिटी मतलब अपने एक्शन की जिम्मेवारी लेना, ठीक है? तो हर सबऑर्डिनेट के ऊपर एक ही बॉस होना चाहिए ताकि वो अकाउंटेबल रहे। ऑन दी अदर हैंड, जो यूनिटी ऑफ डायरेक्टर है उसका एम्फेसिस क्या है? अटेनमेंट ऑफ कॉमन गोल अंडर वन हेड। एक हेड के अंडर जो है, जो एक हेड जो कॉमन गोल के ऊपर फोकस कर रहा है वो अटेन हो सके, ठीक है? हम एक प्लान के ऊपर एक हेड क्यों करते हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि जो गोल है ना, कॉमन गोल है ना, एक हेड के अंदर वो अटेन हो सके, ठीक है? सो दीज आर द पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। क्लियर बेटे? एनीवन हैविंग एनी डाउट? ओके, नेक्स्ट बेटे, subordination of individual interests to general interest। subordination का मतलब होता है, subordinate मतलब उसके नीचे, अंडर, ठीक है? अब देखो बेटे, एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत लोग काम करते हैं, हर एक का अपना कोई ना कोई इंटरेस्ट होता है, ठीक है? इसी तरह से जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो काम कर रहे हैं, ये अलग अलग एम्प्लॉइज हैं, इनका इंडिविजुअल इंटरेस्ट है। सिमिलरली ये क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन का भी एक ऑब्जेक्टिव है या इंटरेस्ट है, ठीक है? तो जितने भी एम्प्लॉइज हैं, फ्योल कहता है कि हर एम्प्लॉय को अपना इंडिविजुअल इंटरेस्ट अपनी ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के नीचे रखना चाहिए। एम्प्लॉइज शुड सरेंडर देयर पर्सनल इंटरेस्ट बिफोर द जनरल इंटरेस्ट ऑफ द एंटरप्राइज। मेरा इंटरेस्ट है, मेरे को ज्यादा से ज्यादा फ्री पीरियड मिले, मैं फ्री बैठूं और ठीक है मेरी सैलरी आती जाए, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमारे बच्चों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ाया जाए ताकि रिजल्ट अच्छा आ सके। तो आपको क्या लगता है, मुझे अपना इंटरेस्ट देखना चाहिए या ऑर्गेनाइजेशन का? किसका इंटरेस्ट देखना चाहिए एम्प्लॉय को? ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है? So you have that accountability towards your organization. So हर इंडिविजुअल को अपना इंटरेस्ट अपनी ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट के आगे सरेंडर कर देना चाहिए।
कई बारी एम्प्लॉइज जो हैं अपनी सेल्फिशनेस के करके या लेजीनेस के करके या अपनी केयरलेसनेस के करके अपना जो इंटरेस्ट है या ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट है ओवरलुक कर देते हैं. दे ओवरलुक द इंटरेस्ट, ठीक है, ऑफ देयर ऑर्गेनाइजेशन. दिस एटीट्यूड will prove very harmful to the institution. So इसीलिए फयोल ने कहा कि हर ऑर्गेनाइजेशन में ये प्रिंसिपल फॉलो होना चाहिए. क्या? subordination of individual interest to general interest. अपने इंटरेस्ट को नीचे रखो और ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को आगे रखो. ठीक है. सो इसको अचीव करने के लिए बेटे सबसे पहले तो एम्प्लॉइज का ऑनेस्ट होना, सिंसियर होना बहुत ही जरूरी है. एंड कि हर एम्प्लॉय सिंसियर नहीं हो सकता, ऑनेस्ट नहीं हो सकता, तो इसके लिए प्रॉपर और रेगुलर सुपरविजन होनी चाहिए. ठीक है. देन यू हैव टू रिकंसाइल द म्यूचुअल डिफरेंसेस एंड क्लैशेस ऑफ इंटरेस्ट बाय म्यूचुअल अग्रीमेंट. अगर ऑर्गेनाइजेशनल के इंटरेस्ट और इंडिविजुअल के इंटरेस्ट में क्लैश आ रहा है तो उस डिफरेंस को, उस क्लैश को हमें ओवरकम या म्यूचुअल अग्रीमेंट से उसको समझौता करना चाहिए. ठीक है. अब जैसे देखो बेटे इतना कोविड स्प्रेड हुआ हुआ है, स्टिल वी आर कमिंग टू स्कूल. क्यों? क्योंकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि हमारे बच्चों को स्कूल में जब हम पढ़ाते हैं, ब्लैक बोर्ड के ऊपर पढ़ाते हैं, बड़े ब्लैक बोर्ड में या जो भी है, तो बच्चों को ज्यादा अच्छे से समझ में आता है. सो व्हाट आर वी डूइंग? वी आर कीपिंग आवर इंडिविजुअल इंटरेस्ट, we are surrendering our individual interest before our organizational interest. ठीक है. Is it clear now? ठीक है बेटे, कुछ thumbs up या something like that you have to send me so that I come to know that it's clear. Yes. ठीक है. Now, this was the principle of scalar chain. Next, principle of order. Here, by order, we do not mean that, order का मतलब यहाँ पे क्या है कि there should be a safe, appropriate and specific place for everything and every person. हर पर्सन के लिए, हर चीज के लिए, हर एक्टिविटी के लिए एक स्पेसिफिक प्लेस होनी चाहिए, एक एप्रोप्रिएट और स्पेसिफिक प्लेस होनी चाहिए. ठीक है. देयर शुड बी ऑर्डर इन द ऑर्गेनाइजेशन मीन्स प्रॉपर एवरीथिंग एट इट्स प्लेस एंड एवरीवन एट इट्स प्लेस. ठीक है. सो हर आर्टिकल जो है, हर पर्सन जो है, हर एक्टिविटी जो है, उसको उसकी एक प्रॉपर प्लेस होनी चाहिए. ठीक है. सो देयर जैसे कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन, एक एम्प्लॉय है, वो सुबह आता है और उसकी मशीन, उसको लगता है कि उसको सुबह आके रोज उसको मशीन को ऑयलिंग करनी होती है. सो अगर उसको पता है ऑयल यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है, तो ही विल कम, आंख बंद करके भी वहां से उठा लेगा और वो अपनी मशीन की ऑयलिंग करेगा. अगर वो मशीन चलाता है रोज सुबह आके और उसको लगा कि नई मशीन में से कुछ आवाज आ रही है, इसका कोई स्क्रू लूज है, ठीक है, तो उसको कसना पड़ेगा, उसके लिए उसको कोई इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत है. सो इफ दीज आर बीइंग केप्ट एट अ प्रॉपर प्लेस एंड ही वुड जस्ट टेक दैट आउट, he will use it and he will keep it at its proper place so that कल को अगर वो छुट्टी पर भी है तो और कोई एम्प्लॉई अगर उसकी जगह काम पे आता है तो उसको पता होना चाहिए कौन सी चीज कहाँ पर पड़ी हुई है. अगर हम प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर मेंटेन करते हैं बेटे, there will be no chaos in the organization, there will be no wastage of resources, then unplanned utilization of resources will maximize cost of production with minimum profit. ठीक है. अगर हम अनप्लैंड रहेंगे, ऑर्डर नहीं मेंटेन करेंगे, तो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी और हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा. ठीक है. सो आई एम एंडिंग हियर, रेस्ट वी विल डू टुमारो.